सभी को गुड इवनिंग। स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट न्यूटन एकेडमी पर। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और आगे कंटिन्यू करते हैं। आज जो जो चीज़ें हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस क्या होती हैं, थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कितने तरह की होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। और साथ के साथ हम जो है इंटरनल एनर्जी, हीट ट्रांसफर एंड वर्क ट्रांसफर कंसेप्ट के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के साथ। ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज के जो दूसरे नाम हैं, जो दूसरे नाम जिनसे उनको जाना जाता है वो है स्टेट वेरिएबल्स, स्टेट फंक्शंस, पॉइंट फंक्शंस। इन नाम से भी बुक्स में जाना जाता है इनको, लेकिन मोस्ट कॉमन नेम जो इनका है वो है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज। एग्जांपल्स है थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज का, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ये इंटरनल एनर्जी है, इसका पूरा नाम होता है इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी, दिस इज इंथैल्पी, दिस इज इंट्रोपी, दिस इज गिव्स एनर्जी या फ्री एनर्जी, दिस इज मास एक्सेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल्स होते हैं इनके। डेफिनेशन की बात करें, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या है। Those physical quantities whose definite value specify the state यानी thermodynamic condition of any system with respect to surrounding। तो किसी भी सिस्टम की वो प्रॉपर्टीज जिनकी कुछ पार्टिकुलर वैल्यूज यानी कुछ फिक्स वैल्यूज ये बता देती हैं कि वो किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, उन वैल्यूज को हम जो है या उन फिजिकल क्वांटिटीज को जो है हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। दोबारा समझ लेते हैं, वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जिनकी कोई वैल्यू आ रही है, कोई मेजरमेंट है, और वो मेजरमेंट जो है वो किसी भी सिस्टम की कंडीशन यानी किस स्टेट में है, किस कंडीशन में है, उसको स्पेसिफाई करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, मेरे पास एक आइडियल गैस है जो कि मैंने पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में इनक्लोज कर रखी है। दिस इज सिलेंडर, यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, इसके अंदर मैंने एक गैस ली हुई है, एक गैस है मेरे पास, आइडियल गैस ली हुई है मैंने। अब ये किसी भी समय पर इस आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो मैंने कह दिया P1, वॉल्यूम कह दिया V1, टेम्परेचर कह दिया T1, इस तरह से एंट्रोपी जो हो जाएगी S1, इस तरह से चलता चला जाएगा। तो आप देखेंगे कि किसी भी समय पर इसकी जो वो फिजिकल क्वांटिटी जिनकी फिक्स वैल्यू थी, से प्रेशर हमारे पास 1.2 atm है, वॉल्यूम हमारे पास 500 ml है, टेम्परेचर हमारे पास 400 केल्विन है, इस तरह से जो पूरी ये क्वांटिटीज हैं इनका एक सेट बन रहा है डेफिनेट, और वही डेफिनेट सेट जो है वो एक उसकी एक कंडीशन को बता रहा है। और अगर इनमें से एक की भी वैल्यू चेंज होती है तो ये सिस्टम जो है वो दूसरे स्टेट में चला जाएगा। से अगर हम प्रेशर की वैल्यू ही चेंज कर देते हैं तो हम कहेंगे कि सिस्टम जो है वो दूसरी स्टेट में आ गया, यानी उसकी स्टेट जो है वो चेंज हो गई है। या सपोज करो कि हम इसका वॉल्यूम चेंज कर देते हैं, है ना, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज कर देते हैं, वॉल्यूम की वैल्यू कम कर दी हमने, इसका मतलब है कि हमने जो है इसको कंप्रेस कर दिया है। तो अब जो नई वैल्यूज बनेंगी वो बनेंगी P2, V2, T2, इस तरह से बनेंगी। और हमने वॉल्यूम चेंज किया है तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया है। ये हो सकता है कि प्रेशर और टेम्परेचर वही रहें, ये हो सकता है बाकी की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए, या ये हो सकता है कि टेम्परेचर वही रहे, प्रेशर और वॉल्यूम चेंज हो जाए। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में अगर एक की भी वैल्यू चेंज होती है या दो की वैल्यू चेंज होती है, कम से कम एक की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, तो हम कहेंगे कि थर्मोडायनेमिक जो सिस्टम है उसकी जो कंडीशन है उसकी स्टेट चेंज हो गई है। तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनका एक डेफिनेट वैल्यू का सेट जो होता है वो एक डेफिनेट स्टेट को दर्शाता है, तो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं। और थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में से एक की भी अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम कहेंगे कि उसकी जो थर्मोडायनेमिक कंडीशन है सिस्टम की या उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी होती हैं, हम जो मेन प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने सिलेबस में वो ये सारी प्रॉपर्टीज है। मैं दोबारा रिमाइंड करवा देता हूँ। P फॉर प्रेशर, बड़ा B फॉर वॉल्यूम, T फॉर टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज द इंटरनल एनर्जी, इसका पूरा नाम होता है इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी, दिस इज एंथैल्पी, दिस इज एंट्रोपी, दिस इज गिव्स एनर्जी, दिस इज मास। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आइए अब हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जो है दो तरह की होती हैं।
पहली होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, दूसरी होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दोनों को मैंने कॉलम वाइज जो है डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो पहले हम जानते हैं एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं, यानी सिस्टम के अंदर कितना मैटर है, चाहे वो मास के फॉर्म में हो यानी केजी में लो, चाहे वो नंबर ऑफ मोल्स लो, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज उस क्वांटिटी पर डिपेंड करती हैं। यानी जो सिस्टम के अंदर मास है या सिस्टम के अंदर जो मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है उस पर डिपेंड करती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वहीं पे इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिस्टम का जो मास है या सिस्टम के अंदर जो क्वांटिटी है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। ठीक है, एग्जांपल्स जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के एग्जांपल्स हैं, जैसे वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना मैटर भरा हुआ है और सिस्टम के अंदर जितना ज्यादा मैटर होगा सिस्टम के अंदर उतना ही उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंथैल्पी हो गई, इंट्रोपी हो गई, गिब्स एनर्जी हो गई और हीट कैपेसिटी हो गई। ये सारी जो है आपकी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड करती हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे दोबारा बता देता हूँ, वॉल्यूम हो गया, मास हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, इंथैल्पी हो गई, इंट्रोपी होगी, गिब्स एनर्जी हो गई, हीट कैपेसिटी होगी। इस प्रकार से और भी बहुत सारी होती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की बात करें तो जैसा हमने बताया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्वांटिटी ऑफ मैटर इनसाइड द सिस्टम उस पर डिपेंड नहीं करती हैं कि सिस्टम के अंदर कितना मैटर है। जैसे एग्जांपल्स बता रहा हूं मैं, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, डेंसिटी हो गई, विस्कोसिटी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। इस तरह से एक स्पेशल और होता है कि जो फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज जो थी, ये नीचे जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, इनको जब हम मास से डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक। तो यहाँ पे जो छोटा u है दैट इज द स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। इधर छोटा h जो है वो है स्पेसिफिक इंथैल्पी, छोटा v जो है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, छोटा c जो है वो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये जब निकलता है जब आप फिजिकल क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर देते हो। तो जैसे ही आप उस फिजिकल क्वांटिटी को मास से डिवाइड करते हो तो वो स्पेसिफिक बन जाती है। क्या बन जाती है? स्पेसिफिक। और ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज भी, यानी ये सारी भी क्या होती हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वाली एक्सटेंसिव है लेकिन ये इंटेंसिव होती है। तो हमने क्या करना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को जब मास से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक टर्म निकल के आता है। यानी जब डेल्टा यू को एम से डिवाइड कर दूंगा तो छोटा यू बनेगा, और छोटा यू को हम कहते हैं स्पेसिफिक इंथैल्पी। तो जो स्पेसिफिक इंथैल्पीज होती हैं, जो स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो इंटेंसिव होती हैं। वहीं पे जो नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये वाली, ये क्या होती है? हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अभी हमने जाना कि थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कितने प्रकार की होती हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। A system is said to be in thermodynamic equilibrium with its surrounding if it obeys following equilibriums। एक सिस्टम जो है वो कहा जाएगा कि वो अपने सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है अगर वो तीन तरह के इक्विलिब्रियम फॉलो करता है अपने सराउंडिंग के साथ में। पहला इक्विलिब्रियम है थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी सिस्टम को अपने सराउंडिंग के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, यानी सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर सेम हो, इसी को कहते हैं हम थर्मल इक्विलिब्रियम। जो सिस्टम का टेम्परेचर है, मान लीजिए सिस्टम का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो सराउंडिंग के का भी टेम्परेचर कितना हो? 50 डिग्री सेल्सियस हो। जब दोनों का टेम्परेचर सेम होता है तो हम कहते हैं कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हैं। दूसरा, सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग के साथ में जो है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जितना प्रेशर अंदर है, मान लीजिए अंदर मेरे पास 1.5 बार का प्रेशर है तो बाहर भी मेरा जो है 1.5 बार का ही प्रेशर हो। यानी अगर इस पे बाहर से जो है एक्सटर्नल प्रेशर 1.5 बार लग रहा है तो जो इंटरनल प्रेशर हो, जो अंदर से लग रहा हो, वो भी कितना हो? 1.5 बार ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसको हम इससे भी कह सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स फॉर यूनिट एरिया। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जितना फोर्स, नेट फोर्स अंदर है उतना ही नेट फोर्स बाहर हो इसकी सरफेस पे। ठीक है, तो सिंपल तरीके से हम ये कहते हैं कि सिस्टम जो है अपने सराउंडिंग के साथ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जो अंदर प्रेशर है वही प्रेशर बाहर होना चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम, सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सिस्टम या सराउंडिंग दोनों में से किसी में कोई केमिकल रिएक्शंस वगैरह फॉलो ना हो रहे हों, क्योंकि जब भी केमिकल रिएक्शंस फॉलो होते हैं तो एनर्जी चेंजेस होते हैं।
तो सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ जो है केमिकल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा अगर ये इसमें कोई भी किसी तरह का कोई रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस वगैरह नहीं हो रहे हैं, ना ही कोई सराउंडिंग में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जब एक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ ये तीनों तरह के इक्विलिब्रियम सेटअप कर लेता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम जो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ में दो इक्विलिब्रियम फॉलो कर लेता है लेकिन तीसरा नहीं करता है, तब भी हम ये कहेंगे कि सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं है सराउंडिंग के साथ। दोबारा समझ लीजिए, एक सिस्टम अपने सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में जब भी कहलाएगा जब वो तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, तभी कहलाएगा। अगर तीनों फॉलो नहीं करता है तो हम नहीं कहेंगे, हम उसे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं कहेंगे। तो एक सिस्टम एक सराउंडिंग के साथ में जो है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी है। अगर तीनों इक्विलिब्रियम फॉलो करता है, तीनों इक्विलिब्रियम ऑबे करता है, तो हम कहेंगे कि वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम जानते हैं कि थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में जानते हैं। तो पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैंने एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लिया हुआ है, उसके अंदर एक आइडियल गैस ली हुई है, ठीक है। और इस आइडियल गैस की किसी भी समय पर एक कंडीशन मैंने मानी है जिसको हम स्टेट कहते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है इसकी, यानी इसको हम इनिशियल स्टेट कहेंगे। इस फर्स्ट कंडीशन या इस इनिशियल स्टेट में इसकी जो थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो है P1, V1, T1, U1, S1, G1, इस तरह से। तो हम तीन में ही स्पेसिफाई कर देते हैं इसको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के फॉर्म में। तो किसी भी समय पर इसकी जो स्टेट है उसको हमने इनिशियल स्टेट कहा है, फर्स्ट नंबर का है, और उसमें जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर की वैल्यूज है वो है P1, V1 एंड T1। अब हमने क्या किया, इस गैस को कंप्रेस किया है, कुछ सेकंड्स तक मैंने कंप्रेस किया है इसको, और जहां तक मुझे जाना है उस कंडीशन पे पहुंचकर उस कंडीशन को हमने कहा है सेकंड कंडीशन या फिर फाइनल स्टेट। और फाइनल स्टेट में जो इसकी वैल्यूज हैं वो है P2, V2 एंड T2, ठीक है। ये इसकी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज हैं। तो इसको मैंने पीवी डायग्राम पे बना लिया है। पी मैंने जो है वाई एक्सिस पे लिया है, वी जो वॉल्यूम जो है वो मैंने एक्स एक्सिस पे लिया है। तो आपने देखा कि फर्स्ट स्टेट मेरी यानी फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे थी, जहाँ पे मेरी जो वैल्यूज थी वो थी P1, V1, V1, और फिर मैंने कंप्रेस किया इसको। तो कंप्रेस करेंगे तो वॉल्यूम घटेगा, ठीक है। और ये आपका सेकंड यानी फाइनल स्टेट तक पहुंच चुका है। अब आपका जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर है वो है P2, V2, T2। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, बीच में बहुत सारी मिडल स्टेट्स हैं। तो इन मिडल स्टेट्स की जो सीक्वेंस बनता है पूरा, यानी इनिशियल स्टेट से जब कोई सिस्टम फाइनल स्टेट की तरफ जाता है तो जो इंटरमीडिएट स्टेट्स होती हैं जिनके थ्रू वो गुजरता है, उसकी जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस को हम कहते हैं पाथ। क्या कहते हैं? पाथ, ठीक है, रास्ता। और इसी पाथ को जब हम किसी कंडीशन के साथ सिग्निफाई कर देते हैं, हमने कह दिया कि ये जो पाथ फॉलो हो रहा है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, ठीक है, ये किस पे हो रहा है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो उसी पाथ को हम कह देते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। दोबारा समझते हैं, जब कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाता है तो बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट प्रोसेस होती हैं जिनकी सीक्वेंस जो है वो जो है पाथ कहलाता है। और यही सीक्वेंस या यही पाथ जब आप किसी स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉलो करते हो या वो सिस्टम स्पेसिफिक कंडीशन पे फॉलो करता है, जैसे मैंने यहाँ पे कहा है कि ये जो पाथ फॉलो हो रहा है पूरा ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इसका मतलब T1 और T2 क्या है? बराबर हैं। तो ये जो पाथ है इसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो समझ लेते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की डेफिनेशन मैंने यहाँ लिखी हुई है, अ सीक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स, यानी ये जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं ये चेंज हो रही हैं। अ सीक्वेंस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट्स व्हेन सिस्टम गोज फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट स्पेसिफाइड विद सम कंडीशंस। ये सम कंडीशंस कौन सी हैं? जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर में, ठीक है। तो जब कोई सिस्टम जो है इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ जाता है तो बीच में जो सीक्वेंस बनती है पूरी स्टेट्स की और विद द सम स्पेसिफिक कंडीशन, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। और अगर स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है तो हम उसको सिर्फ पाथ कहेंगे, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने स्पेसिफिक कंडीशन क्या ली हुई है। जैसे यहाँ पे हमने कांस्टेंट टेम्परेचर पर डिफाइन किया था इसको, तो इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा आइसोथर्मल प्रोसेस। तो वो प्रोसेस जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे कैरी होती है, किस पे कैरी होती है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। और वो प्रोसेस जो कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी होती है, कांस्टेंट प्रेशर पे कैरी होती है, उसको कहते हैं हम आइसोबैरिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। और वो प्रोसेस जो कांस्टेंट वॉल्यूम पे फॉलो होती है, यानी जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उसको कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस।
आइसोकोरिक प्रोसेस। इस तरह से और भी बहुत प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें आपका कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होता है। इस तरह से व्हेन नो हीट ट्रांसफर, अगर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी भी तरह का हीट का लेन देन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या कहते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरह से अगर किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? एंट्रोपी। अगर किसी प्रोसेस के दौरान एंट्रोपी S जो है, सॉरी कैपिटल S जो है वो कांस्टेंट है, तो हम उस प्रोसेस को कहते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कई प्रकार की होती हैं। मैंने यहाँ पे कुछ के नाम दे दिए हैं आपके, जैसे आइसोथर्मल प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, आइसोबैरिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, और अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का लेन देन ना हो रहा हो, यानी कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो, तो वो एडियाबैटिक प्रोसेस कराती है। इधर से अगर सिस्टम की एंट्रोपी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं आ रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। इसके अलावा जो प्रोसेस होती हैं वो रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल में भी क्लासीफाई करी गई हैं। उनको भी मैं समझा देता हूँ कि रिवर्सिबल प्रोसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में भी क्लासीफाई की गई हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि जो प्रोसेस है वो रिवर्स पाथ पे फॉलो हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उस हिसाब से जो है रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस भी कहा गया है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस को। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में भी जान लेते हैं। तो अब हम जानते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होती हैं वो दो प्रकार की और भी होती हैं। एक होती है रिवर्सिबल प्रोसेस, दूसरी होती है इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। पहली बात तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है वो एक आइडियल प्रोसेस होती है। इस प्रकार की कोई भी प्रोसेस नेचर में नहीं पाई जाती है, पहले मैंने क्लियर कर दिया है आपको। सो रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन आइडियल प्रोसेस इन which system retraces the same intermediate states as it follows during the direct change. An ideal process in which system retraces the same intermediate states as it follows during the direct change। यानी कोई भी ऐसी प्रोसेस जो अपना रास्ता जो है सेम तरीके से बैकवर्ड भी जा सकती है, यानी जिस तरह से वो फॉरवर्ड गई थी उसी तरह से वो बैकवर्ड भी जाए, उन्हीं रास्तों उन्हीं पॉइंट्स को कवर करते हुए, तो हम उस प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। मान लीजिए एक प्रोसेस है जो फर्स्ट से सेकंड तक गई है, यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक गई है एक रास्ता तय करते हुए। अब वो सेकंड यानी फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट भी वही रास्ता कवर करते हुए बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाए, तो उस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। और अगर कोई प्रोसेस ये कंडीशन फॉलो नहीं करती है तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी ये कंडीशन जब फॉलो नहीं होती है तब हम उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। दूसरी बात है कि जब सेकंड पॉइंट ये है कि जब कोई सिस्टम फर्स्ट यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाता है और फिर दोबारा से इनिशियल सेकंड स्टेट से फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट की तरफ बैकवर्ड डायरेक्शन में उसी रास्ते को कवर करते हुए आता है, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। और बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स पड़ती हैं वो सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हमेशा इक्विलिब्रियम रहेगा। तो बात समझ लीजिए, बीच में जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स बनती थी दो एंड स्टेट्स के बीच में, वो सारी की सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स जो होती हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस केस में उन सभी इंटरमीडिएट स्टेट्स पे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम रहेगा, जो कि एक आइडियल कंडीशन होती है। इस तरह की कंडीशन फॉलो होती नहीं है। वहीं पर इरिवर्सिबल प्रोसेस में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स है उन इंटरमीडिएट स्टेट्स पर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम नहीं होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस को इसीलिए आइडियल प्रोसेस कहा जाता है क्योंकि ये आइडियल प्रोसेस होती हैं, इमेजिनरी प्रोसेस होती हैं, नेचर में इस तरह की प्रोसेस पाई नहीं जाती हैं। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो जो है रियल प्रोसेस होती हैं, इसलिए इनका नाम रियल प्रोसेस या फिर नेचुरल प्रोसेस भी होता है। एक खास बात जो है रिवर्सिबल प्रोसेस की ये है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी जब सिस्टम फर्स्ट स्टेट से सेकंड स्टेट या सेकंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट तक जाएगा, तो जो टाइम स्पैन होता है वो बहुत ही लंबा होता है, यानी बहुत ज्यादा होता है, यानी इनफाइनाइटेसिमली लॉन्ग होता है। यानी ये प्रोसेस जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी स्लो होती है, बहुत ज्यादा स्लो होती
होती है इसका टाइम पीरियड बहुत ज्यादा लंबा होता है, और इतना टाइम पीरियड जो है प्रैक्टिकली लंबा पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये आइडियल प्रोसेस होती हैं। वहीं पर जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है इनका टाइम पीरियड फिनिट होता है, फिक्स वैल्यू होती है इसकी, से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, इस तरह से। तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहाँ पे डेफिनेशन और डिफरेंसेस लिख दिए हैं, आप इनको उतार लीजिए वीडियो को पॉज करते हुए। मैं आपको रिवर्सिबल प्रोसेस ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे देखिए मैंने पीवी डायग्राम बनाया है, यहां पे वॉल्यूम ले लिया, यहां पे मैंने प्रेशर ले लिया, और सपोज मैंने एक्सपेंशन लिया है। एक्सपेंशन प्रोसेस इस तरह से दिखाई जाएगी, ये फर्स्ट हो जाएगा, पिछली बार जो मैंने दिखाई थी वो कंप्रेशन थी, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, बीच में आप देखेंगे बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स पड़ेंगी, ये बीच में बहुत सारी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, ठीक है। ये जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स दिखाई दे रही हैं, यहां पर क्या होगा कि जो आपका सिस्टम है, जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ हमेशा किसमें रहेगा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम रहेगा। यानी जब सिस्टम की कंडीशन इस पॉइंट पे होगी, ठीक है, यानी जब सिस्टम का प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा, तब भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा। जब सिस्टम की कंडीशन ये होगी, यानी प्रेशर ये होगा, वॉल्यूम ये होगा, तब भी सिस्टम सराउंडिंग के साथ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। यानी जो बीच की जितनी भी इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में इक्विलिब्रियम सेटअप रहेगा। तो इस तरह की प्रोसेस को जो है हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और इसलिए भी रिवर्सल कहते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है, ये रास्ता तय करते हुए, और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में भी यही रास्ता तय करते हुए सेकंड से फर्स्ट तक वापस चली जाए, तो बात समझते हैं, फर्स्ट से सेकंड तक ये रास्ता फॉलो करते हुए आ रही है, ये वाला रास्ता फॉलो करते हुए आ रही है, और अगर ये रिवर्स जाए तो भी ये यही रास्ता फॉलो करते हुए रिवर्स में जाए, तो इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। लेकिन एग्जैक्टली में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, ये आइडियल कंडीशन होती है खाली। जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उनको हम सॉलिड लाइन से दिखाते हैं, पूरी सॉलिड लाइन है। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होती है, समझते हैं। सो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है कि आपका सिस्टम और सराउंडिंग, सपोज कीजिए मैंने जो है यहाँ एक्सपेंशन दिखाया है, एक्सपेंशन मेरा यहां से यहाँ गया, फर्स्ट से सेकंड स्टेट पे प्रोसेस जा रही है, ये एक्सपेंशन है मेरा, क्या है, एक्सपेंशन है, ठीक है। अगर मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स करना चाहूं, तो जब मैं रिवर्स करूंगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस केस में जब रिवर्स जाएगी ये प्रोसेस, तो ये यही रास्ता तय नहीं करेगी बल्कि दूसरा रास्ता तय करेगी, से ये वाला रास्ता तय करते हुए गई है, ठीक है। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में कभी भी सेम रास्ता बैकवर्ड डायरेक्शन में कवर नहीं होगा या सेम रास्ता फॉलो नहीं होगा, बल्कि दूसरे रास्ते से सिस्टम जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस कहलाती है। यानी इरिवर्सिबल प्रोसेस में जब आपका बैकवर्ड डायरेक्शन में आप उस प्रोसेस को करना चाहोगे तो वो वही रास्ता कवर नहीं करेगी, और अगर आप उसी रास्ते से कवर करवाना चाहोगे, ठीक है, तो आपको एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप ही उस रास्ते से वापस नहीं जाएगी, यानी वो इस स्टेट्स फॉलो करते हुए वापस नहीं जाएगी। तो इस तरह की प्रोसेस को हम इरिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं, और यही नेचर में इसी तरह की प्रोसेस पाई जाती हैं, यानी इनको नेचुरल प्रोसेस या रियल प्रोसेस भी कहा जाता है। तो जनरली इरिवर्सिबल प्रोसेस को जो है हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में ये बताया नहीं गया है कि डॉटेड से दिखाना है, कैसे दिखाना है, मैं आपको बता देता हूँ। डॉटेड से दिखाना होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस को। हम जो डील करते हैं वो जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस से डील करते हैं। जहां पे भी इरिवर्सिबल आएगा तो वहां पे अलग से स्पेसिफाई कर दिया जाएगा आपको कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। दूसरी बात है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है वो इनफिनाइट होता है, बहुत ही लंबा, यानी बहुत स्लो प्रोसेस होती है ये, और उसका टाइम पीरियड फिनिट होता है, कुछ घंटे, कुछ मिनट या कुछ सेकंड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस थे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बताता हूं कि थर्मोडायनेमिक साइकिल क्या होती है। तो पहले मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। यहाँ पे मैंने पीवी डायग्राम बनाया हुआ है एक, और एक सिस्टम जो है वो अपनी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट की तरफ गया हुआ है, और ये रास्ता तय करते हुए गया हुआ है, ठीक है। अभी सिस्टम दोबारा से अब हम सिस्टम को रिटर्न करते हैं सेकंड से फर्स्ट पोजीशन की तरफ, और ये रास्ता कवर करते हुए जा रहा है। तो आपने देखा कि सिस्टम जो है दो पाथ फॉलो करते हुए, एक ये पाथ और ये पाथ, दो पाथ को फॉलो करते हुए जहां से शुरू हुआ था वहीं पे वापस आ गया। तो एक सिस्टम जो है उसकी स्टेट जो है
दो रास्ते तय करते हुए अपनी इनिशियल स्टेट पे सिस्टम वापस आ गया है, तो ये दो रास्तों का जो ये साइकिल बना है इसी को हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक साइकिल। तो कम से कम दो प्रोसेस होनी चाहिए थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाने के लिए, दो से ज्यादा भी सकती हैं, तीन प्रोसेस का भी थर्मोडायनेमिक साइकिल बन सकता है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, अ सीरीज ऑफ टू और मोर प्रोसेसेस, एक ऐसी सीरीज जिसमें दो या दो से अधिक प्रोसेस हो, जिसमें सिस्टम इन विच सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, जिसमें सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे वापस आ जाए, उसको हम जो है थर्मोडायनेमिक साइकिल कहते हैं। तो यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल मैंने जो है दो प्रोसेस की थर्मोडायनेमिक साइकिल दिखाई हुई है। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? थर्मोडायनेमिक साइकिल को रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 1, यानी 1 2 1 1 2 फिर 1, ठीक है। तो ये थर्मोडायनेमिक साइकिल है मेरी 1 to 1, जिसमें दो प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, एक प्रोसेस ये रही और दूसरी प्रोसेस ये रही। इस तरह से अब मैं तीन प्रोसेस की जो है साइकिल बनाने जा रहा हूं। तीन प्रोसेस की साइकिल देखिए आप, ये देखिए ये तीन प्रोसेस की साइकिल है। सपोज मेरे सिस्टम ने यहां शुरू किया था 1 2 3, तो आप देखेंगे ये रास्ता, तीन रास्ते तय करते हुए सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट पे दोबारा वापस आ गया है। तो ये पूरी क्या बन गई आपकी? थर्मोडायनेमिक साइकिल बन गई। तो इस थर्मोडायनेमिक साइकिल को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? 1 2 3 1, या सिंपली 1 2 3 1, इस तरह से। तो एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बन गई। इसी तरह से मैं फोर्स प्रोसेस की भी एक साइकिल बना सकता हूं। एग्जांपल है कार्नोट साइकिल जो होती है वो एक चार प्रोसेस की साइकिल होती है। तो मैं कार्नोट साइकिल बना रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। वन टू 3 4, तो आप देखेंगे चार साइकिल की जो चार प्रोसेस की एक थर्मोडायनेमिक साइकिल बनी है। तो मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल बनाई हुई है चार प्रोसेस की, उसको जो है कार्नोट साइकिल कहा जाता है। इसका एक नाम है कार्नोट साइकिल। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कार्नोट साइकिल क्या होती है। ये एक रिवर्सिबल साइकिल होती है, हम कह सकते हैं आइडियल साइकिल है ये कार्नोट साइकिल। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल मैंने आपको बता दी क्या होती है। थर्मोडायनेमिक साइकिल की एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिस्टम जो है अपनी इनिशियल स्टेट पे क्या होता है? वापस आ जाता है। तो आज की क्लास में हम इतने ही टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको जो है हीट के बारे में, इंटरनल एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया सभी को। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि ज़्यादा वीडियो आप लोग देख सकें। थैंक यू।